तर लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ये यहां तक आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 का जो मैकेनिज्म है, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कम है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कम है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखवाया है, राइट, इस टेबल में और इस टेबल में। चलिए, दो टेबल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, तो आगे चलूं मैं। अगर ये दोनों टेबल्स आपको क्लियर है तो मैं आगे चल सकता हूं, राइट, ठीक है। इनको, इन वीडियोस को भी एक एक दो दो बार देख लिया करो। ये नोट्स तो ऐसे बनाए हमने कि कोई टेंशन आ ही नहीं सकता आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो बार देख लिया करो। चलो अब नीचे इसके, अब ठीक है, इंटरमीडिएट। अच्छा चलिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोनों की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पे। चलो ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी बेटा। ओके, एक मिनट, थोड़ा सोचने दो कहां पे बनाऊं मैं। कहां पे बना सकते हैं, जगह ठीक से लेनी चाहिए। ओके, अगर इसको मैं नीचे लेता हूं, चलो, आपको ये तो पता है कि एक यहां पे क्या है, SN1 में एक रिएक्टेंट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है, फिर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, भूलना नहीं। हाँ, मैं एक छोटी सी बना रहा हूं यहां पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये, फिर ये, चलिए यहां पे कुछ रिएक्टेंट्स है, फिर ये देखिए आपके पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये है आपका, ओ शिट, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, बोलना नहीं है कहां पे ट्रांजिशन स्टेट है और कहां पे प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। वन स्टेप रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही हील है, एनर्जी हील एक ही है। लेकिन इधर अगर देखा जाए, इधर देखा जाए तो आपके पास ये है ऐसा। तो मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट है, तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये रिएक्टेंट, इसको देखना, ये रिएक्टेंट के बाद क्या है बोलो, रिएक्टेंट के बाद क्या है यहां पे बोलो जरा, बोलते रहो आप बोलते रहो, रिएक्टेंट के बाद क्या है। चलो बेटा प्लीज, हाँ, TS1 बोलना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज बोलते रहो तो ही मजा है, अदरवाइज ज्वाइन करने का मजा क्या है फिर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आदित्य है, दीपक है, गायत्री है, ज्ञानेश्वरी है, सभी से एक्सपेक्ट करता हूं ना बेटा मैं। चलो बोलो मुझे, रिएक्टेंट के बाद क्या है, गायत्री बताओ जरा, लाइव लेक्चर में तो रहते नहीं हो आप। रिएक्टेंट के बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहां पे क्या आएगा, कम ऑन। हाँ, TS1 आएगा, ठीक है, बोला करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लो ये TS1 यहां पे आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका TS1, क्योंकि यहां पे दो ट्रांजिशन स्टेट है ना बेटा, राइट। चलिए अब इसको जरा, ये हो गया, ये देखिए ये है आपका TS1। चलिए TS1 के बाद क्या है, चलो TS1 के बाद क्या है यहां पर, इंटर, यस वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे। चलो अगला वाला बोलो अभी, इंटरमीडिएट। तो ये रहा आपका इंटरमीडिएट, जो कि यहां पर
कार्बोकैटायन है, राइट। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। फिर ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, बोलो फटाफट बोलो। यस, PS2। बहुत अच्छा आदित्य। और उसके बाद ये होंगे आपके प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 एनर्जी हिल है तो ये 2 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है, यहाँ पे 1 स्टेप है, एक ही स्टेप है। एक बात याद रखना है बेटा, उल्टा है यहाँ पे, ये SN2 है, ये 2 है लेकिन ये 1 है। हाँ, उल्टा है। कभी कभी लगता है कि अरे याद कर लेते हैं जल्दी से, ये SN1 है तो ये भी 1 स्टेप है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। SN1 में 2 स्टेप है और SN2 में 1 स्टेप है। ये 2, ये जो 2 नाम है ये स्टेप की वजह से नहीं आया है। किसकी वजह से आया ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, जो कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में पता चलेगा। रेट लॉ में दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो SN2, मतलब बायोमोलिकुलर की वजह से वो आया है, ठीक है ना। ये उल्टा है, ये समझा। यहां पर 1 के लिए 2 और 2 के लिए 1 आया है, ये समझा क्या? उल्टा है ये। तो ये हो गई आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दोनों की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसी है। राइट, अब आगे चलते हैं। अब सिंपल है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे देख रहे होगे आप, यहां पे इंटरमीडिएट नहीं है, देखा ना, डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट है, सो नो इंटरमीडिएट। SN2 में आपको ये 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 बोर्ड में, ठीक है। इंटरमीडिएट है ही नहीं, यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है ना। ये देखो, ये वाला इंटरमीडिएट, दिस गाय इज इंटरमीडिएट, राइट। छोटा किया है इसलिए लग रहा होगा आपको, लेकिन जब बड़ा किया था इसे तो काफी अच्छे से दिख रहा था, राइट। ये देखो इंटरमीडिएट, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा छोटा छोटा निकाला है क्योंकि एक ही जगह पर हो और पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। SN1 SN2 इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो हार्डली 5 या 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर बोर्ड के बुक में NCERT में देखो तो आपको हाफ एन आवर लग सकता है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए, इतना बड़ा है वो। उसको छोटा कर दिया मैंने, और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे बनाया है कंडेंस फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि मुझे जगह नहीं है, कंप्यूटर इसको क्या कितनी भी जगह ले सकते हो, लेकिन नोट्स कैसे होने चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद समझने भी चाहिए। देखिए पूरा का पूरा नोट्स ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा गंदा, वो ऐसा ही होना चाहिए खुला खुला, नीट एंड क्लीन। लेकिन यहां पे मैंने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि एक जगह पर होना बहुत इंपॉर्टेंट था यहां, इसलिए मैंने ये किया है। ये इतनी ही इंफॉर्मेशन, इसके लिए एक पेज लगता है, पूरा का पूरा एक पेज लगता है बेटा, ठीक है। पूरा का पूरा एक पेज लगेगा। ओके, थैंक यू अंजलि। समझ में आती है नोट्स से, क्योंकि नोट्स बनाए ही वैसे है ना, मतलब अपनी भाषा में भी होती है वो, थोड़ी ठीक तरीके से पढ़ाया जाता है उससे। चलो उसके बाद ये हो गया। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलने के लिए बोलो। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 में सिर्फ एक है बैक साइड, जबकि SN1 में बोथ साइड से अटैक होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर, मतलब कौन सा फैक्टर है जो रेट को डिटरमाइन करता है। यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ गया तो SN2 नहीं होती। डिसाइडिंग फैक्टर, ये सिर्फ फैक्टर बोलने की वजह से क्या बोल सकते हैं हम, डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर ऐसा भी बोल सकते हो। रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा उतना बैक साइड अटैक मुश्किल होगा। ये देखिए ये कार्बन है,
अगर इसके बाजू में ऐसे 3-4 बड़े बड़े ग्रुप आ गए तो SN2 होना मुश्किल है, राइट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो SN2 का रेट कम होता है। लेकिन यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं आती है। पहले एक निकल जाता है, कितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस होने दो यार, लेकिन पहले जो ये ब्रोमीन है वो निकल जाएगा, रास्ता खुला करेगा और बाद में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, एनर्जी कम होगी, और नया ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। चलो, क्लियर है क्या? ये बोलो जरा, ये क्लियर है तो बोलो, ये जो पॉइंट मैंने बोला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भूलना नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखोगे तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम, देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। और मैं यहां पे जरा लिख देता हूं ऐसा, चलो जगह भी बना ली, थोड़ी सी जगह तो बना ली इसके लिए। स्टेरिक हिंड्रेंस को ये इनवर्सली रिलेटेड है, भूलना नहीं। स्टेरिक हिंड्रेंस को यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली रिलेटेड है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे सिंपल बात है बेटा, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में सबसे कम होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, सेकेंडरी में ज्यादा, टर्शियरी में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप बड़े हैं ना। देखो ये प्राइमरी वाला ऐसे होता है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां ब्रोमीन। लेकिन टर्शियरी वाला कैसा होता है? इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और यहां ब्रोमीन। अब आपको लगेगा इधर इधर भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन ये छोटे मॉलिक्यूल है बेटा। CH3 ऐसा बड़ा होता है, ये देखो पूरे ढक लेते हैं इस कार्बन को। तो समझ में आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम ज्यादा कैसे होता है? अरे समझ में आया क्या? हाँ, जो बात समझ में आया उसको यस बोलो, राइट। तो यहां से इधर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। तो इधर देखोगे तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ये तो आपको पता है, टर्शियरी की कैटायन, टर्शियरी कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। टर्शियरी कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से भी होती है, और एक फैक्टर होता है, बोलो, और एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से टर्शियरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलो 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 जरा, मैंने लिखवाया है, बस आप पढ़ा नहीं होगा आपने। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा बोलो बेटा, किस वजह से टर्शियरी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? मुझे लगता है कि ये आपको अभी याद नहीं आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जरा एक बार देख लो, उसमें मैं जाऊंगा नहीं डिटेल में अभी। हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डिसाइड होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इतना तो आपको याद ही है, इतना तो आपको याद ही है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, सही बात है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन इससे आगे भी लगा सकते हैं ना। टर्शियरी से भी कौन सा कैटायन ज्यादा स्टेबल है? बोलो, टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा है? बोलो जरा। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का लिख दिया मैंने। और भी तो कैटायन है अलग अलग, मैंने बोले थे ना, विनिलीक, अलिलीक। तो कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन? बोलो बेटा। अरे भूल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है ना बेटा, उसको कितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। हाँ, बेंजिलिक सबसे ज्यादा है। तो अगर बेंजिलिक अल्काइल हैलाइड है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आपके सिलेबस में उसको इतना लिया नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं। लेकिन इससे भी आगे कौन होगा?
ये देखो इससे भी आगे कौन होगा, ये टर्शरी से भी आगे होगा बेटा बेंजिलिक, बेंजिलिक से भी फिर बेंजिलिक के नियरली होगा अलीलिक, पता है ना अलीलिक, फिर आएगा आपका टर्शरी सेकेंडरी, जो कि मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है, ये टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी का, इसलिए मैं इसको बॉक्स करता हूं और इधर भी बॉक्स बना देता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर इससे कम कौन है, विनिलिक और फिर फिनिलिक, या फिर अरिलिक, अरिलिक भी कहते हैं उसको, अरिलिक भी कहते हैं। ये याद, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 SN2, अगर यहां पे देखोगे तो यहां बेंजिलिक और अलिलिक की कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि यहां पे कैटायन फॉर्म ही नहीं होता, लेकिन आप विनिलिक और अलिलिक को देख सकते हो। कैसे, अगर आप देखोगे तो विनिलिक ऐसा होता है, मतलब अरिलिक हो, अरिलिक मैं बोल रहा हूं, और विनिलिक हो, उन सभी में क्या होता है, यहां पे जो कार्बन होता है वो sp2 होता है। अब यहां SN2 हो, SN2 में क्या होता है, साइमल्टेनियस अटैक। जब साइमल्टेनियस अटैक होगा बेटा, तो इसको तोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है। चलो याद आया कि ये बॉन्ड स्ट्रांग है, sp3 वाले से sp2 वाले का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट है वो बॉन्ड, क्योंकि sp2 ऑर्बिटल छोटा होता है, छोटा होता है तो बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्टिव कम होगा। तो विनिलिक और अरिलिक कम रिएक्टिव होते हैं इसमें भी, लेकिन इसको छोड़ो, यहां पे मत लिखो, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ज्यादा है, तो उन दोनों में से क्या बड़ा है इसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको SN2 के ऊपर नहीं है, लेकिन SN1 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ऑर्डर पता होनी चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट साइड का न्यूक्लियोफाइल अगर है तो आने वाला राइट साइड से आएगा, या फिर राइट साइड में न्यूक्लियोफाइल मतलब हेलोजन है तो आने वाला लेफ्ट साइड से आता है, इन्वर्जन होता है उल्टा। और यहां रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ये भी हमने देखा, सही बात है ना, बोलो जरा सही बात है कि नहीं, राइट। और सॉल्वेंट कौन सा फेवरेबल है, SN2 के लिए है नॉन पोलर और SN1 के लिए है पोलर। अब ये भी बता देता हूं क्यों है। अगर SN2 में देखोगे तो इंटरमीडिएट होता है कार्ब कैटायन, जो कि एक आयन है, और आयन स्टेबल किस में होता है, पोलार में या नॉन पोलार में, पोलार में। क्यों, वजह बता सकते हो, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स और आयंस आर स्टेबल इन पोलार सॉल्वेंट्स, कोई भी रीजन बता सकते हो क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक कह सकते हो, या फिर सिंपल सी बात है, आयन के ऊपर चार्ज है और पोलर कंपाउंड में भी चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को चिपकेंगे, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयन को आके चिपकते हैं, और चिपकने पर बॉन्ड फॉर्म होता है, और बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, बोलो एक बार, रिलीज, रिलीज होने पर एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये सब बहुत जो सेंटेंसेस है ना, मैं बोलता हूं ना, ये कई बार सेंटेंसेस लगते हैं, इनको रट्टा मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कम होना, स्टेबिलिटी बढ़ना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। ये जब आपके मुंह में वर्ड्स होंगे ना, तो आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, SN1 में क्या होता है बेटा, देखो जरा SN1 में क्या होता है, ठीक से देखना है, बहुत ही आराम से। SN1 में होता क्या है, ये जो पोलार सॉल्वेंट है ना, मान लो ऐसा पोलार सॉल्वेंट है, ठीक, एक मिनट,
ये देखो, पोलर सॉल्वेंट में जब आयन जाके गिरता है, जो कि कार्ब कैटायन है आपका, मान लो ये आपका कार्ब कैटायन है, तो इस कार्ब कैटायन को आके चिपक जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जो कि पोलर है। मान लो वाटर है तो उसको क्या है, ये देखो, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये वाटर है ना, ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये। अरे गलत हो गया, क्या गलत हो गया पता है? बोलो क्या गलत हो गया? यहां गलत हो गया, मतलब वाटर का माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, प्लस वाला इधर आएगा, माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, प्लस वाला इधर आएगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं इंटरमीडिएट को, और इसकी वजह से हाइड्रेशन होता है। यस, हाइड्रेशन इंथैल्पी की तरह। ये बताया है क्या हाइड्रेशन इंथैल्पी आपको मैंने? किस चैप्टर में हाइड्रेशन इंथैल्पी कहां पे हुई है? यस ब्लॉक, हाँ हाँ वहां पे हुई होगी, राइट। ठीक है, जिन्होंने यस ब्लॉक नहीं किया ना उनको बता रहा हूं। तो इसे बहुत अच्छा अंजलि, ये जो जिस तरीके से आप याद कर रहे हो ना ये सभी चीजें, आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन कितना पढ़ रहा है और कौन क्या कर रहा है। यस ब्लॉक के अंदर हाइड्रेशन इंथैल्पी हुई है, ये आपको याद आना, ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और मैं बार बार बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर अगर कोई कमांड करता है और बायो के ऊपर कमांड करता है ना, तो उसे 525 मार्क्स या फिर 550 मार्क्स लेने से कोई बचा नहीं सकता। उसके आगे जाने के लिए फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो टैलेंट का काम है, वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान है 550। मैं कहता हूं आसान है, मतलब सोकर नहीं मिलेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सेप्शनल टैलेंट की जरूरत नहीं। एवरेज स्टूडेंट भी 550 तक जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं, तो मेरे पास आओ, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। और मैंने क्लास में भी एक कैलकुलेशन बताए हैं कि ओनली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, जो कि आसानी से आते हैं, यही जो यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स, फिजिकल केमिस्ट्री को गोली मार दो यार, फिजिक्स को भी गोली मार दो, और बायोलॉजी 550 मार्क्स तक जा सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। ये जिस तरीके से आपको याद आया ना, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी एस ब्लॉक में हुई है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज द गुड साइन ऑफ द स्टडी। ओके, तो ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, लेकिन देखिए क्वेश्चन आना भी जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं आपको ना पीछे वाला याद आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसके बेस पर जब क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व किया करो। याद आना एक बात है और क्वेश्चन आना दूसरी बात है। याद आया अच्छी बात है, क्वेश्चन भी आए ना तो भी अच्छी बात है, मतलब उससे अच्छी बात है वो। चलो, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ने पर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना, तो पोलर सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होती है। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू, चलिए ये भी रीजन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हाइड्रेशन को सॉल्वेशन भी कहा जाता है, हाइड्रेशन को सॉल्वेशन भी कहा जाता है, कि कोई भी सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेशन कहते हैं, लेकिन वाटर है तो हाइड्रेशन कहेंगे। इसका दूसरा नाम सॉल्वेशन भी है। इंट, इंट का मतलब इंटरमीडिएट, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन यहां पे इंटरमीडिएट नहीं है SN1 में। देखिए जरा बेटा, देखो जरा बच्चों मेरे, SN1 में, हाँ स्टूडेंट्स नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैंने अचानक लिया है बेटा मंगेश, डोंट टेक टेंशन, मैं अपलोड कर दूंगा, वो बाद में देखेंगे। अगर कोई दोस्त हो तो उसको बुला लो फिर फोन करके कि मीटिंग शुरू है, ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन मैं अपलोड करने वाला हूं तो टेंशन नहीं है। चलो, मैंने बस मैसेज भेजा। अब आगे नॉन पोलर में क्या होता है बेटा? नॉन मतलब ये नॉन पोलर में ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका रेट बड़ा होता है। पोलर में इसको क्या प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है? एक देखो आपके पास ना, देखिए ये एक
ये न्यूक्लियोफाइल है CBr, और अटैक करने वाला OH माइनस है, अटैक करने वाला OH माइनस है। अब ये OH माइनस अगर पोलार में है तो इसका भी हाइड्रेशन हो सकता है, मतलब इसको भी वाटर आके चिपकेगा। पोलार अगर कंपाउंड मतलब पोलार सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन हो रही है तो जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसी का हाइड्रेशन हो गया। अब जब अटैक करने वाले का हाइड्रेशन हो गया तो इसको अटैक करना मुश्किल हो गया। सही बात है ना? पोलार सॉल्वेंट में OH माइनस का हाइड्रेशन हो जाता है, राइट। अब जो रेट को बढ़ा रहा है, इसने अटैक करने के बाद ही ये इसको छोड़ देता है। जो काम करने वाला बंदा है उसी को अगर वाटर ने फंसा लिया तो रेट तो कम होगा ही। बात सही है कि नहीं? बोलो यस और नो बोलो। ये समझा कि नहीं? पहले ये समझा कि नहीं? बोलो ये समझा। लेकिन अब आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, क्या आना चाहिए? ये चीज तो इधर भी हो सकती है ना सर। अरे सर ये चीज तो इधर भी हो सकती है, इधर भी OH माइनस है, उसको भी वाटर फंसा सकता है कि नहीं? अरे बोलो, माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं? बोलो एक बार। अब ये बहुत डिटेल हो रहा है, आ रहा है आपको, आ रहा है, समझ रहा है, इसलिए जाता हूं मैं डीप। ये एनसीईआरटी की बातें नहीं है बेटा, देखो एक बार पूरे पेजेस छान के मारो, वहां पे कोई कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा। अब आपको समझ रहा है तो थोड़ा 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 लॉजिक बढ़ाते जाता हूं, नहीं समझा तो छोड़ भी देता हूं। मेरा काम तो क्या है? एनसीईआरटी कंप्लीट करना। स्टूडेंट कितना देते हैं रिस्पॉन्स उसके ऊपर होता है कितना आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो OH माइनस बेटा बोलो जरा, SN1 में भी तो फंस सकता है ना? यस और नो, इतना तो बोलो। क्वेश्चन तो आना चाहिए कि नहीं माइंड में? हाँ, लेकिन मैंने बोला केमिस्ट्री में एट अ टाइम 2-3 फैक्टर होते हैं, सभी फैक्टर का एक साथ एनालिसिस करना पड़ता है। तो पहली बात तो OH माइनस का रेट डिटर्मिनेशन में कोई काम ही नहीं है। बात सही है कि नहीं? पहली जो रेट है, पहली स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग है, पता है ना? पहली स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग है, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रोमीन। तो OH माइनस फंस भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो OH माइनस फंसने की वजह से थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, लेकिन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ता है। तो दो फैक्टर में ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, डोमिनेंट फैक्टर को कंसीडर करो, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा डोमिनेंट है। इसीलिए यहां पे पोलर सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दो फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन यहां पे एक ही फैक्टर है, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को ही पोलर सॉल्वेंट पकड़ रहा है, अटैक नहीं करने दे रहा। तो अटैक नहीं करने दे रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया पोलर में, इसलिए ये नॉन पोलर में चलती है रिएक्शन। समझ में आया कहां पे कौन सा फैक्टर है, कहां पे क्या है? चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन इसका रीजन मैं यहां पे नहीं लिखने वाला, बाद में पढ़ते वक्त बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, छोड़ दो क्योंकि वो है भी नहीं आपको। चलो ये बात, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए कंसिडर करना है इसको, 4 मार्क्स बोर्ड में। और एमसीक्यू में तो छोड़ो, इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन आ सकते, कितने भी, आप सॉल्व करके देखो बुक, बाद में पता चलेगा। अब इस चैप्टर पर क्या होता है ना, मतलब ये जो सेक्शन है ना SN1 और SN2, यहां पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सबसे पहले तो ये बात, चलो SN1 इज फेवरेबल if intermediate carbocation is more stable. On the other hand, if carbocation is less stable, then SN mechanism is unfavorable. चलिए ये बात तो मैंने वैसे भी बता दी है, ऑलरेडी बता दिया आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहां पे एक और चीज है बेटा, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे SN1 और SN2 के ऊपर? वैसे तो आप बुक सॉल्व करोगे ही, डाउट्स तो मैं लूंगा ही आपके, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूं, which of the following will react fastest in SN2 mechanism? यही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही आते, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले देंगे आपको CH3Br, फिर देंगे आपको CH3 टेकन ट्वाइस CBr, फिर देंगे आपको CH3 टेकन थ्राइस CBr। चलो बोलो पहला या दूसरा सबसे फास्ट कौन रिएक्ट होगा SN2 मैकेनिज्म में, बोलो एक बार।
रेट ऑफ रिएक्टिविटी मैंने बताई ना अभी। पहले देखना है कि ये वाला है प्राइमरी, तो इससे प्राइमरी कैटायन होगा, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी कैटायन, ये टर्शियरी, टर्शियरी कैटायन। लेकिन SN2 में कैटायन चलता है या स्टेरिक हिंड्रेंस? फटाफट बोलो, SN2 में क्या चलता है? ये वाला था SN2 और इधर था SN1, स्टेरिक हिंड्रेंस चलता है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहां पर है? फास्टेस्ट कौन रिएक्ट होगा ये बताना है हमको। तो सबसे कम कहां पर है स्टेरिक हिंड्रेंस? यस, सो दिस विल रिएक्ट फास्टेस्ट। और SN1 के बारे में क्या काम करता है? कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी। तो आपको अलग अलग देंगे, कोई टर्शियरी देंगे ऐसा, तो कभी ऐसा देंगे अरिलीक, तो कभी कभी ऐसा भी देंगे बेंजिलिक। तो आप बताओ सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? बेंजिलिक करेगा ना। समझ में आया? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर रहेंगे SN1 और SN2 के ऊपर। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं यही होते हैं। बेंजिलिक और अलिलिक ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी। अब हमको देखना है हेलो अरिन्स। देखिए हर चैप्टर में आपको क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पे हेलोजन है, तो कहीं पे और एक क्वेश्चन रिएक्टिविटी के ऊपर होता है। आपको क्या करेंगे, CH3Br देंगे और दूसरा भी CH3 आयोडीन देंगे और CH3 क्लोरीन देंगे। और SN2 में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, या फिर SN1 में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा ये पूछेंगे। आपको क्या लगेगा, अरे सभी तो प्राइमरी है, कैसे डिसाइड करे? तो कैसे डिसाइड करोगे बोलो एक बार, कैसे डिसाइड करोगे? सभी के सभी प्राइमरी है बेटा। हाँ वेरी गुड अंजलि, हैलोजन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। हमने बताया ना कि ये आयोडीन का बॉन्ड बहुत लंबा होता है, क्योंकि खुद आयोडीन बहुत बड़ा है बेटा, ये बहुत ही बड़ा है, तो इसका बॉन्ड भी बड़ा है। तो बॉन्ड वीक हो गया तो ये टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा। तो अल्काइल आयोडाइड्स सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, अगर बाकी की चीजें सेम है तो। फिर रिएक्ट करेगा अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी अल्काइल क्लोराइड की। समझ में आया ये? बहुत अच्छे। कहां पे क्या याद रखना है ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, अच्छे तरीके से आपने बताया, राइट? चलो मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं, दूसरी मीटिंग चालू कर रहा हूं, ज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि ये खत्म होने वाली है मीटिंग। जल्दी से ज्वाइन कर